नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। इस समय हम जो है वह पीटी 365 राज व्यवस्था की जो मैगजीन है उसको देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने जो है 3-4 चैप्टर्स का पूरा जो और उसके जो सब टॉपिक हैं उनको जो है पढ़ लिया है। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वह अगला जो हमारा चैप्टर होगा उससे होगा। यदि आपने जो है पीछे के चैप्टर्स को अभी नहीं पढ़ा है तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर आप सीधे उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे और आप वहां से उनको देख सकते हैं। इसके अलावा इस मैगजीन का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसकी जो सेकेंड या थर्ड रीडिंग जितनी बार चाहें कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 रीडिंग जो है वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एक रीडिंग हमारे साथ यहाँ पे कर सकते हैं, जिसको काफ़ी एक्सप्लेन वे में जो है वह समझाया जाएगा। इसके अलावा जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद सेकेंड और थर्ड रीडिंग जो है वह बहुत जल्दी से अपने आप जो है वह सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो आज चलते हैं अपने जो हमारा अगला चैप्टर है उसकी ओर, और इस जो मैगजीन है इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो आगे भी जो अन्य सब्जेक्ट्स की जो मैगजीन है पीटी 365 वो आ चुकी हैं, तो उनको भी जल्दी से, ताकि एग्जाम से पहले पहले कवर कराया जा सके कम से कम एक बार। तो चलिए चलते हैं अपने जो हमारा आज का चैप्टर होगा वहाँ। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा चैप्टर है वह है चौथा चैप्टर, न्यायपालिका जुडिशरी। तो आज हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वह है न्यायिक जो नियुक्तियां हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है उससे संबंधित हमारा जो है टॉपिक है। तो देखते हैं क्या कुछ है इस आर्टिकल में। हाल ही में न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को या तो उन नियुक्तियों को अधिसूचित करना चाहिए या विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेजना चाहिए। यानी कि कुछ जो नियुक्तियां थी न्यायाधीशों की, उनके संबंध में जैसा कि जानते हैं कि कोलेजियम सिस्टम है जिसे अभी हम पढ़ेंगे। तो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा जो सिफारिशें की जाती हैं, तो उस पर जो केंद्र सरकार की जो देरी है उन सिफारिशों को स्वीकार कर, तो उस पर जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई विशिष्ट आपत्तियां हैं तो उन आपत्तियों को आप बताइए कि ऐसी ऐसी आपत्तियां हैं, अन्यथा जो है उन नियुक्तियों को जल्दी से नियुक्त किया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्चतर न्यायालय जो होता है न्यायपालिका में, वहाँ पे न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित क्या कुछ संवैधानिक और या वैधानिक प्रावधान है। तो शुरू करते हैं। तो पहला बिंदु है, न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कोलेजियम प्रणाली के तहत की जाती है। कोलेजियम प्रणाली से मतलब होता है एक निर्वाचक मंडल, जिसे बोला जाता है कि एक निर्वाचक मंडल होता है जिसकी सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति होती है। तो जो भारत में उच्चतम न्यायाधीश जो होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वह कोलेजियम प्रणाली के द्वारा ही होती है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 जो कि क्रमशः 124 जो है वह सुप्रीम कोर्ट से संबंधित तथा 217 है वह हाई कोर्ट से संबंधित है। तो इसमें जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान जो है वह दिए गए हैं, यानी कि 124(2) में और 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि कॉलेजियम प्रणाली सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यानी कि यह जो कॉलेजियम प्रणाली है हमारा जो संविधान है मूल रूप से, उसमें इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है कॉलेजियम प्रणाली का, वह सुप्रीम कोर्ट के ही कई मामलों में, जिसे हम पढ़ेंगे कि जजेस केस 1-2 इस प्रकार से मामले हुए थे, तो उसमें जो है इसका जो है डेवलपमेंट कॉलेजियम प्रणाली का हुआ। यानी कि पूरे हमारे संविधान में इस शब्द का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो इस प्रकार से प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछ सकता है स्टेटमेंट के रूप में। आगे देखते हैं कि ये निर्णय जो है, यानी कि जिनके माध्यम से कॉलेजियम का डेवलपमेंट हुआ, तो ये निर्णय जो है वह 1981, 1930, 1993 और 1998, यानी कि 1981, 1993 और 1998 में
3 जजेज केस में जो है वह दिए गए, यानी कि जो जजेज एक जो केस हुए इन समय में, तो इन्हें जजेस केस के नाम से जाना गया। तो इन्हीं जो 3 जजेस केस हैं, इन्हीं के द्वारा जो है वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोलेजियम जो सिस्टम है आज में जो कार्यरत है उसका डेवलपमेंट हुआ। आगे कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई जो है वह करते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम होता है, जो कोलेजियम होता है, निर्वाचक मंडल होता है, उसकी जो अध्यक्षता है वह सीजीआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और इसमें शीर्ष न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, यानी कि यह जो सुप्रीम कोर्ट के इसको यह जो कोलेजियम होता है इसमें अध्यक्ष के अलावा यानी सीजीआई के अलावा जो 4 वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, शीर्ष न्यायालय के 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं, इसमें जो भावी सीजीआई होता है वह भी अनिवार्य रूप से शामिल होता है। अगला बिंदु है हाई कोर्ट कोलेजियम के अध्यक्ष संबंधित हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जैसे किसी हाई कोर्ट, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया उत्तर प्रदेश का, तो यदि उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो तो उसका जो निर्वाचक मंडल होगा यानी कोलेजियम होगा, तो उसके जो प्रेसिडेंट होंगे, चेयरपर्सन होंगे, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो होंगे वह चीफ जस्टिस होंगे। जबकि इसमें जो है वह 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है सदस्य के रूप में। यह कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी जो है सिफारिशें भेजता है, यानी कि जो कॉलेजियम होगा हाई कोर्ट का, तो यह सिफारिशें किसको भेजेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्वाचक मंडल कॉलेजियम होगा उसको भेजेगा। अगला बिंदु है कि संबंधित हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की शुरुआत है हाई कोर्ट कोलेजियम करता है, और हाई कोर्ट का जो कोलेजियम होता है वह सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को अपने विचार जो है वह भेजता है, जो कि हमने ऊपर वाले बिंदु में देखा। इसके अलावा जो हाई कोर्ट कोलेजियम में संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वह सम्मिलित होते हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट का कोलेजियम होता है उसमें एक तो होते हैं उस संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और इसके अलावा जो अन्य 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके चेयरपर्सन होते हैं, और उसके अतिरिक्त जो 4 होते हैं वह जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वह उसके सदस्य होते हैं। तो अब देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम तो इस प्रकार से रोल करता है, लेकिन जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें सरकार की क्या कुछ भूमिका है उसको हम देखते हैं। तो इस संबंध में पहला जो हमारा बिंदु है वह है प्रक्रिया ज्ञापन के तहत सरकार अनुशंसित उम्मीदवारों की इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच करवा सकती है, यानी कि जो कॉलेजियम द्वारा जिनकी सिफारिश की गई है उनकी जो उम्मीदवार है जिनकी सिफारिश की गई है उनकी जांच जो है वह इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा करवा सकती है। इसके अलावा सरकार कॉलेजियम की पसंद के संबंध में आपत्तियां उठा सकती है और स्पष्टीकरण जो है वह मांग सकती है, यानी कि जो कॉलेजियम सिफारिश जिन जिन न्यायाधीशों की करेगा तो उनके संबंध में यह बिंदु है। हालांकि यदि कॉलेजियम उन्हीं नामों को सरकार को फिर से भेजता है तो सरकार उन्हें न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए जो है वह क्या है, बाध्य है, यानी कि अंतिम निर्णय जो होगा वह किसका होगा? कॉलेजियम का ही होगा। तो इस संबंध में हमने देखा कि उच्चतम न्यायालय पे किस प्रकार से जो है वह नियुक्तियां होती हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और सरकार का क्या क्या जो होता है वह उनकी क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है जुडिशरी का, तो यह है अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं, जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है उनसे संबंध में। तो देखते हैं कि हाल ही में संविधान दिवस 26 नवंबर को जो मनाया जाता है, समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का जो है वह विचार प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो यह जो AIJS है, यानी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, सभी राज्यों के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों की भर्ती को जो है केंद्रित करने के लिए एक सुधारात्मक प्रयास होगा, यानी कि यह जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होगा, यह जो एक बॉडी बनेगी जिस प्रकार से यूपीएससी होती है, स्टेट यूपीएससी होती, जो यूनियन पब्लिक सर्विस होता है स्टेट का, तो उस संबंध में कमीशन जो होता है, तो वैसे ही एक ऑल इंडिया जुडिशियल जो सर्विस होगा तो उसका भी कमीशन बनेगा। तो यह जो होंगे तो यह
सिर्फ किसके संबंध में होंगे कि जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के स्तर पर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भर्ती पर यह जो पूरा एक स्ट्रक्चर होगा वह केंद्रित होगा। इसके अलावा इसका जो गठन किया जाएगा या इसकी जो संरचना होगी वो क्या होगी, तो एक केंद्रीय न्यायिक सेवा पर विचार करने वाले जो इसका गठन है AIJS का, तो इसका गठन जो है केंद्रीय न्यायिक सेवा पर विचार जो पहली बार वह 14वें विधि आयोग और जो 1958 में न्यायिक प्रशासन में सुधार पर जो रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। यानी कि इसकी स्थापना, इसकी गठन का जो सर्वप्रथम विचार था वह 14वें विधि आयोग और 1958 का जो न्यायिक प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट थी उसमें भी इसका जो है जिक्र किया गया था। नेक्स्ट बिंदु है कि जो संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 312 जो अखिल भारतीय सर्विसेज से संबंधित आर्टिकल 312 है, आप जानते होंगे, तो उसमें जो है एक को संशोधित किया गया था। यानी कि 312 एक जो है को संशोधित किया गया था। इस संशोधन के तहत संसद को AIJS सहित एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए कानून बनाने का जो है वो अधिकार दिया गया था। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो सरकार है वह ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस सहित एक या एक से जो अधिक अखिल भारतीय सेवाएं हैं उन्हें जो है स्थापित कर सकती है। इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं कि वर्तमान में जिला न्यायाधीशों की जो भर्ती क्या है, तो उसके संबंध में क्या कुछ है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से जो है वह संबंधित है, जबकि 217 भी हमने पढ़ा था तो किससे था, हाई कोर्ट से, और 124(2) और सुप्रीम कोर्ट से। तो 233 और 234 जो है वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और ये नियुक्तियां जो है राज्य अधिकारिता अंतर्गत आती हैं, यानी कि राज्य जो होता है उसकी अधिकारिता के अंतर्गत यह नियुक्तियां होती हैं। चयन प्रक्रिया जो होती है वह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित हाई कोर्ट द्वारा जो है वह संचालित की जाती है, जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। क्योंकि राज्य के अधीनस्थ न्यायपालिका हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जैसे जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के नाम से जानते हैं, तो वह सब जो होती हैं वह उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वह हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होते हैं, वह अधीनस्थ होते हैं। परंतु यह जानने की आवश्यकता है कि जो हाई कोर्ट होता है वह सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट नहीं होता, यानी कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वह तय नहीं किया जा सकता, या उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार तो जो यहाँ जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें जो हाई स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके अलावा जो है वह हाई कोर्ट का भी उसमें जो है योगदान भूमिका होती है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पैनल परीक्षा के बाद उम्मीदवारों के साक्षात्कार यानी कि उनका जो इंटरव्यू है करते हैं और नियुक्त के लिए उनका चयन करते हैं। यानी कि जो रिटन एग्जाम होता है जिला न्यायाधीशों को, उसको जो है वह स्टेट पीस सर्विस कमीशन जो होता है, स्टेट PSC जो होता है वह कराता है, जबकि उनका जो इंटरव्यू होता है वह हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित पैनल के द्वारा किया जाता है। अगला बिंदु है कि निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों का चयन प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा के माध्यम से, यानी कि जो PCS जे होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस जे जिसे बोला जाता है PCS जे, उसके तहत जो है होता है उसके माध्यम से। तो PCS जे को आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में जो है वह जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को हमने देखा। और अखिल भारतीय जो न्यायिक सेवा है जिसे 312 एक के तहत जो है वह स्थापित किया जा सकता है, जो कि हाल ही में अभी 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने जो है उसके स्थापना के पर जो है विचार भी प्रस्तुत किया था। इसके अलावा जो हमारा अगला जो आर्टिकल है, सब टॉपिक है, तो वह है जो लीगल एड यानी कानूनी जो सहायता है, तो उससे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं कि हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय समिति ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्य प्रणाली की समीक्षा पर जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यानी किसने की है, यह DOPT के अंतर्गत जो है, और ये जो मंत्रालय आता है जो ट्रेनिंग ओनिंग से संबंधित होता है, तो उससे संबंधित
जो है यह एक स्थायी समिति है। तो कार्मिक लोक शिकायत और कानून और न्याय पर एक जो संसदीय समिति है उसने जो है वह विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसके तहत नालसा की भी नालसा का भी जो नेशनल जो एड से संबंधित, यानी कि जो विधिक सहायता जो गरीब लोग हैं वह अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े वकीलों को, तो उससे संबंधित यह अधिनियम बनाया गया था, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जिसके तहत नालसा का भी जो है वो गठन किया गया था राष्ट्रीय लेवल पर इत्यादि। तो उसको अभी हम आगे देखेंगे। तो उससे संबंधित जो है वह एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था इस समिति ने। तो इसके तहत जो है हम यह जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि कानूनी सहायता जो है, यानी जो लीगल एड होती है वह क्या होती है। तो लीगल एड को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कानूनी सहायता का तात्पर्य है उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना, जो कि अदालत में जो है वह अपने केस को जारी रखने के लिए वकील की जो है फीस का खर्च वहन नहीं कर सकते। यानी कि जो गरीब हैं, जो वकीलों की जो फीस होती है उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें लीगल एड के माध्यम से जो है वह पब्लिक, यानी कि जो सार्वजनिक एक वकील होगा सरकार की तरफ से, उसे उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा भारत में कानूनी सहायता के लिए शुरू की गई क्या कुछ पहले हैं। तो इसमें सबसे पहला कदम यही 1987 में जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है उससे लेकर उठाया गया। तो यह भारत में जो है कानूनी सहायता को एक वैधानिक जो है ढांचा प्रदान करता है यह अधिनियम। इसके तहत, इस अधिनियम के तहत जो है वह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके अलावा राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे सालसा, और उसके बाद जो जिला स्तर पर है वह डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है वह विधिक सेवा प्राधिकरण की जो है स्थापना, उसका गठन का यह जो अधिनियम है वह प्रावधान करता है। तो इस प्रकार यह 3 स्तर पर जो है लीगल एड प्रोवाइड करने की कोशिश करता है यह एड। तो उसी पर जो है यह रिपोर्ट आई थी। तो अब आगे के जो बिंदु हैं हमारे उनको देखते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है के तहत लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। यानी कि जो लोक अदालतें होती हैं, पब्लिक कोर्ट होते हैं, तो उनका जो है वह आयोजन किया जाता है। ये अदालतें वैकल्पिक विवाद निवारण, यानी जिसे एडीआर बोला जाता है, वैकल्पिक के रूप में जिसे इस्तेमाल करा जाता है, तो उसके तंत्र का जो है यह हिस्सा है। यानी कि जो लोक अदालतें हैं वह एडीआर के तहत उसका जो एक तंत्र होता है उसका हिस्सा है। इन अदालतों में या मुकदमा पूर्व चरण में लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से जो है वह सुलझाया जाता है। किसमें? लोक अदालतों में। नेक्स्ट है कि जो पैरा लीगल वॉलेंटियर, जो पीएलवी जिन्हें बोला जाता है, पैरा लीगल वॉलेंटियर एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालतों की जो है वह सहायता करता है। क्या? पैरा लीगल वॉलेंटियर। तो इसके गठन का प्रावधान जो है वह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट जो है स्टेप उठाया गया विधिक सेवा के लिए वह था सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति। सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति, इसे जो है यह जो समिति है इसे गरीबों, वंचितों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की जो धारा 3A है के तहत गठित किया गया था। तो जो अभी ये हम सारे स्टेप देख रहे हैं वह उसी जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है उसके तहत ही उठाए गए हैं। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति है, इसका जो मुख्य संरक्षक है वो भारत का कौन है? मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक है। और इसके जो सदस्य के रूप में होते हैं तो जो इसके अध्यक्ष हो गए सुप्रीम कोर्ट का कोई जो मौजूदा न्यायाधीश होगा, और अन्य 9 सदस्य जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित जो है वह किए जाते हैं इस समिति के। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप उठाया गया लीगल एड के लिए वह था दिशा योजना। इस योजना को जो है वह न्याय विभाग ने शुरू किया था। किसने? न्याय विभाग। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए लोगों के बीच जागरूकता का जो है वह प्रसार करना, साथ ही जनता के लिए सरलीकृत सूचना, शिक्षा, संचार सामग्री विकसित करना। इस योजना के जो है वह निम्नलिखित घटक है। यानी जो दिशा योजना है इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रौद्योगिकी के जरिए जो है वह लोगों के बीच जागरूकता जो है वह फैलाई जाए और जनता को जो है वह शिक्षा और संचार
सूचना इत्यादि के माध्यम से उनके मध्य जागरूकता फैलाई जाए। और इसके जो कुछ मुख्य उद्देश्य थे, इसके क्या कुछ घटक थे, तो उसे हम देखते हैं। तो इसमें जो है वह दिशा योजना के तहत जो है न्याय बंधु, जो कि निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय जो फ्रेमवर्क है वह तैयार करना था न्याय बंधु के अंतर्गत। इसके अलावा टेली लॉ जो कि सामान्य सेवा केंद्र है CSC के माध्यम से जरूरतमंद और हाशिए पर स्थित लोगों को कानूनी सहायता के लिए वकीलों का एक पैनल होगा, उसको यह जोड़ता है टेली लॉ। इसके अलावा कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम जो है वह समाज के कमजोर वर्गों को अपने कानूनी अधिकारों और हक के बारे में जानकारी प्रदान जो है करने में सक्षम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका जो दिशा योजना है, तो इसके मुख्य ये जो 3 घटक थे, न्याय बंधु, टेली लॉ और कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम। नेक्स्ट जो स्टेप उठाया गया लीगल एड के लिए वह था न्याय मित्र योजना। इसे जो है वह 2017 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वादियों को कानूनी सहायता प्रदान करके 10 साल से अधिक पुराने लंबित अदालती जो मामले हैं उनका निपटारा करने के लिए जिला न्यायपालिका को सहायता प्रदान करना। कौन? न्याय मित्र जो योजना है। और जो अगला स्टेप है वह है कि सुप्रीम कोर्ट मध्यम आय समूह कानूनी सहायता योजना। सुप्रीम कोर्ट मध्यम आय समूह कानूनी योजना। तो यह योजना जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत 60,000 रुपए प्रति महीने या 7.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की आय वाले मध्यम आय वर्ग के लोगों को जो है वह कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, इस जो सुप्रीम कोर्ट की यह योजना है इसके माध्यम से। भारत में जो कानूनी सहायता से संबंधित क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान है उसको देखते हैं। तो अनुच्छेद जो 39A है DPSP का, इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य उचित कानून बनाकर या योजनाओं के जरिए निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वह प्रदान करेगा। तो एक तरीके से जो हमारा ये राष्ट्रीय विधिक सेवा जो अधिनियम था 1987 का, उसके तहत जो है यह 39A जो है वह कार्य करता है। यानी कि राज्य जो कोशिश करेगा कि जो नागरिक हो, जो गरीब हो, उनके लिए जो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वह उन्हें प्रदान की जाए। इसके अलावा जो 22(1) है फंडामेंटल राइट का, तो उसमें डिटेन किए गए या जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति को उनकी रुचि के वकील से परामर्श करने या विधिक सहायता लेने का कानूनी जो प्रावधान है वह है। इसमें जो है वह स्पष्ट तौर पर कानूनी सहायता को मान्यता दी गई है। तो यह तो मुख्य महत्वपूर्ण जो संवैधानिक प्रावधान है लीगल एड से संबंधित। इसके अलावा क्या कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हुए हैं तो उनसे सब में क्या जो है लीगल एड होता है कानूनी सहायता, उससे क्या कुछ निर्णय दिए गए हैं। तो जो पहला वाद है केस है वह है MH होस कोर्ट बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद। तो इसमें जो है वह 1978 का यह केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार सरकार का जो है वह कर्तव्य है, यानी सहायता प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। और यह जो है अनुच्छेद 21 का एक अंतर्निहित पहलू है, यानी कि यह जो है वह फंडामेंटल राइट का जो है वह हिस्सा है। इसके अलावा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद, यह 1979 में हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानूनी सेवाएं अनुच्छेद 21 के तहत न्याय संगत निष्पक्ष उचित प्रक्रिया का एक आवश्यक घटक है। तो इस प्रकार बेसिकली जो दोनों केसेज हुए, इन दोनों में जो है वह लीगल एड को जो है वह फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 21 के रूप में जो है वह स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से जो लीगल एड है उससे संबंधित क्या कुछ प्रावधान है, उससे संबंधित क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं उसको हमने देखा, जैसे दिशा योजना, न्याय मित्र योजना इत्यादि जो है सुप्रीम कोर्ट की जो मध्यम आय कानूनी सहायता योजना है। तो इस प्रकार यह जो आर्टिकल है काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, तो मध्यस्थता अधिनियम जो 2023 है, मध्यस्थता अधिनियम। तो यह क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में पारित मध्यस्थता अधिनियम को जो है वह क्या है मंजूरी दे दी है।
अब यह विधेयक कानून बन गया है। इसका उद्देश्य भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान यानी जो एडीआर होता है कि एक पसंदीदा तरीके के रूप में जो है वह बढ़ावा देना है। किसको? जो मध्यस्थता है। तो वैकल्पिक विवाद समाधान जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जिसे एडीआर बोला जाता है, वह क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो यह एडीआर जो होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो यह है एडीआर जो है उन अलग अलग तरीकों के बारे में बताता है जिनका उपयोग करके लोग बिना किसी सुनवाई के विवादों का समाधान जो है वह कर सकते हैं। यानी कि उसके लिए किसी विशिष्ट न्यायालय में किसी न्यायाधीश के समक्ष आपको नहीं जाना है। अलग अलग यह कुछ तरीके बताता है, जैसे लोक अदालत और यहाँ पे जैसे कि प्ली बार्गेनिंग हो गया, जैसे कि और मध्यस्थता हो गया। तो इस प्रकार के कुछ यह जो है वह तरीके बताता है जो एडीआर है, तो उसके माध्यम से मामलों को हल किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु है भारत में एडीआर को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं। तो इसमें है भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के लिए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 तथा मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 जो है उसको पारित किया गया था। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1887 जो है उसको लागू किया गया था। यह सब एडीआर से संबंधित है। एडीआर के लिए जो है यह स्टेप उठाए गए हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वह है कि संस्थागत मध्यस्थता को की जो है वह सुविधा हेतु NDIAC की स्थापना के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 जो है पारित किया गया। यानी कि यह जो सेंटर है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल मध्यस्थता केंद्र जो है वह, तो उसके माध्यम से जो है यह जो अधिनियम पारित किया गया था, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम। तो इस अधिनियम जो 2019 में पारित किया उसके माध्यम से यह NDIAC की जो है वह स्थापना की गई। इसके अलावा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों का प्रावधान जो है यह करता है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए जो है वह प्रावधान करता है। तो इस प्रकार का यह एक प्रकार का एडीआर हुआ। नेक्स्ट बिंदु जो है मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप होने वाले अंतरराष्ट्रीय समाधान जो समझौते के लिए मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन है, एक सिंगापुर का कन्वेंशन है जो कि मध्य अंतरराष्ट्रीय समाधान समझौते के लिए है। यह यूनिफॉर्म और सक्षम जो फ्रेमवर्क है, एक यूनिफॉर्म और यानी कि सबके लिए समान और एक सक्षम जो है वह फ्रेमवर्क है। कौन सा? सिंगापुर कन्वेंशन। इसके अलावा जो यह एडीआर है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसके जो है 5 प्रकार के जो है वह एडीआर यहाँ पर बताया गया। तो सबसे पहले जो है वह सुलह, यानी कि इसके तहत जो होता है एक तटस्थ त्रिपक्षीय द्वारा जो है वह संबंधित पक्षकार के बीच जो है वह सुलह कराता है, जिसे प्ली बार्गेनिंग भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा समझौता वार्ता नेगोशिएशन के माध्यम से जो है यह न्याय दिलाने की कोशिश करता है। इसके अलावा मेडिएशन मतलब कि जो मध्यस्थता होती है उसके अलावा, यानी कि यह एक बहुत लचीली प्रक्रिया है। इसमें विवाद के दौरान किसी भी समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि विवाद के दौरान किसी भी समय इसको जो है वह लगाया जा सकता है। जो मीडिएशन होता है, मध्यस्थता जिसको बोलते हैं। इसके अलावा कोलैबोरेटिव लॉ यानी कि कुछ सहयोगी कानून है जिसके तहत दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधित्व एक सहयोगी वकील द्वारा जो है वह किया जाता है और दोनों पक्षकार मुकदमा नहीं करने के लिए जो है वह सहमत हो जाते हैं। और एक तो आर्बिट्रेशन होता है यानी मध्यस्थता, इसके तहत एक मध्यस्थ होगा। इसके तहत साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थ जो है वह द्वारा निर्णय दिया जाएगा, जिसे पंचायत या अकार्ड भी बोला जाता है। तो इस प्रकार एडीआर के कुछ क्या प्रकार हैं 5, उनको हमने देखा। अब एक नज़र जो है हम वह जो मध्यस्थता अधिनियम 2000 विधेयक जो 2023 था उसकी कुछ मुख्य विशेषताओं पर डालते हैं। तो देखते हैं कि मध्यस्थता को परिभाषित करता है या मध्यस्थता क्या होगी।
तो मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें जो है वह मध्यस्थता मुकदमा जो है दर्ज, जो मुकदमा है वह पूर्व मध्यस्थता यानी प्ली जो बार्गेनिंग, और इसके अलावा ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक जो मध्यस्थता, सुलह या समान अर्थ की कोई जो पदावली हो उसको जो है वो मध्यस्थता के रूप में लिया गया है। इसके तहत संबंधित पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण जो है वह समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस तीसरे जो व्यक्ति है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को मध्यस्थ बोला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता, यानी कि संबंधित पक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सिविल या वाणिज्यिक विवादों का न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता के जरिए है वह समाप्त उसे कर ले, ताकि जो न्यायालयों पर है वह अत्यधिक बोझ ना पड़े। तो इसका भी प्रावधान यह विधेयक जो है करता है। इसके अलावा मध्यस्थता के लिए जो है वह उपयुक्त जो अनुपयुक्त विवाद हैं तो उस संबंध में केंद्र सरकार ऐसे विवादों की सूची में संशोधन कर सकती है। इस सूची में निम्नलिखित जो विवाद शामिल है, तो जिसमें अनुपयुक्त यानी कि जिन पे जो है मध्यस्थता नहीं की जा सकती, उनका जो ट्रायल है वह कोर्ट में ही होना चाहिए। तो इस संबंध में केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि उससे संबंधित जो कुछ सूची है उसको बनाए, तो उस और कुछ सूची निर्धारित भी की गई है, तो उसको हम देखते हैं। तो इसमें पहला जो सूची है में है कि नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित जो विवाद है उस पे जो है वह मध्यस्थता नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो दंडनीय अपराध के अभियोजन से जुड़े होंगे उसमें जो है भी है वह मध्यस्थता नहीं होगी। और तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद, यानी कि जो तीसरा पक्ष जो मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है यदि उसके भी जो कुछ लाभ या उससे को कुछ प्रभावित कर रहे हो, यदि ऐसा कोई मामला होगा तो उसमें भी जो है वह यह लागू नहीं होगा। इसके अलावा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, इसमें जो है कि जब तक संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से या ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत न हो तब तक मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले अधिकरण के तहत जो है वह होगी। इसके अलावा मध्यस्थता के लिए जो है मध्यस्थता किए जाने की जो समय सीमा होगी क्या होगी, तो इसे जो है 120 दिन के जो भीतर है वह पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस सीमा को जो सभी पक्षों की सहमति से 60 दिनों तक जो है वह बढ़ाया जा सकता है। एक पक्ष 2 सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट भी सकता है। इसके अलावा न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जो है वह की जानी जो है वह चाहिए। तो इस प्रकार इसमें जो पक्ष होंगे वह 2 सत्रों की बैठक के बाद भी जो है वह उसमें से हट सकते हैं, और इसकी जो समय सीमा है वह 120 दिन निर्धारित की गई है, लेकिन अपरिहार्य स्थिति में जो है इसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट बिंदु है भारतीय मध्यस्थता परिषद की जो है यह स्थापना करता है। तो भारतीय मध्यस्थता परिषद जो है इसमें एक सदस्य अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 2 पूर्णकालिक इसमें सदस्य होंगे जो कि एडीआर का अनुभव, जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उसका अनुभव रखने वाले 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, और एक अंशकालिक सदस्य जिससे जो है में विधि सचिव या जो व्यय सचिव जो है वह शामिल हो सकता है, और 3 जो है इसमें क्या होंगे, पदेन सदस्य होंगे। तो इस प्रकार की जो भारतीय मध्यस्थता परिषद है इसकी कुछ स्थापना होगी इस विधेयक के माध्यम से, जो कि अब अधिनियम बन चुका है। इसके अलावा मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को परिभाषित करना है। इनमें जो है वह जो विधेयक है उसका मुख्य बिंदु यह भी है कि जो मध्यस्थता सेवा प्रदाता है उसको परिभाषित करता है। तो इसमें जो सेवा प्रदाताओं को एमसीआई यानी कि जो अभी हमने देखा जो मध्यस्थता परिषद है, भारतीय इंडियन जो मीडिएशन काउंसिल है, उसके द्वारा मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत नियम या संगठन के रूप में परिभाषित करना। अब विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत गठित प्राधिकरण भी मध्यस्थता जो है वह कर सकता है। इसके अलावा सामुदायिक मध्यस्थता का भी जो आयोजन है उसका प्रावधान है, और लागू होने या उसमें जो है परिवर्तनीयता। तो मध्यस्थता द्वारा किए गए समझौते न्यायालय के निर्णय के समान ही जो क्या होंगे वह बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होंगे। हालांकि मध्यस्थता के फैसलों को 90 दिन के भीतर सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और मध्यस्थता द्वारा किए गए समाधान को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और जो
छद्मरूपण है और मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त जो विवाद है के आधार पर भी चुनौती दी जा सकती है। तो इसमें कुछ जो मध्यस्थता है किन मामलों में नहीं की जा सकती उससे संबंधित कुछ बिंदु थे। तो मध्यस्थता जो अधिनियम 2023 अब बन चुका है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने देखा। भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना का प्रावधान भी हमने देखा। तो इस प्रकार यह आर्टिकल काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वह होगा लोक अदालत। जैसा कि हम जो चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो चौथा जो चैप्टर है उसका तीसरा का और सब टॉपिक 1, तो इसमें जो जुडिशियली चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो लोक अदालत जो हमारा अगला जो टॉपिक है वह है। तो लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण जो मैकेनिज्म है एडीआर का, उससे संबंधित है। तो यह जो वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है में पारंपरिक अदालत प्रणाली से बाहर विवादों को सुलझाने के जो विविध तरीके हैं वह शामिल होते हैं। किसमें? जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है इसमें। और अगला बिंदु जो है, इस तंत्र ने न्यायपालिका पर मुकदमों के बोझ को कम करने में जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही विवादों को हल करने के लिए एक त्वरित, संवहनी और अधिक सौहार्दपूर्ण माध्यम जो है वह प्रदान किया है। किसने? एडीआरएम ने, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो लोक अदालत से जो जुड़े हैं लोक अदालत से, उससे क्या कुछ जो जुड़े तथ्य हैं उसको हम देखते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वह विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के द्वारा जो है वह की जाती है। और इसका जो स्तर है, तो इसका गठन अलग अलग स्तरों पर किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य प्राधिकरण स्तर और उच्च न्यायालय स्तर, जिला न्यायालय स्तर और तालुका स्तर। तो कई आधारों पर जो है इसका जो कई स्तरों पर इसके गठन का प्रावधान है लोक अदालतों के। तो राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालतें जो है नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। इस स्तर पर एक ही दिन में पूरे देश में लोक अदालतें जो हैं वह आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा मोबाइल यानी जो सचल होता है, सचल अदालतों का भी जो है वह आयोजन किया जाता है। और क्षेत्राधिकार इसके क्या होते हैं? तो लोक अदालतें न्यायालय में लंबित विवाद मामलों मुकदमों में जो है मुकदमे से पहले चरण के मामले की जो है वह सुनवाई करते हैं। और अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले, तो इसमें सिविल मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि विवाद, बंटवारा संबंधी विवाद, श्रम विवाद आदि ऐसे मामले आते हैं जो गंभीर प्रकृति के नहीं होते हैं। इसके अलावा इनकी शक्तियां क्या हैं? तो लोक अदालत को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जो सिविल न्यायालय को मिली हुई है। तो इसको एक जो है वह सिविल न्यायालय का जो दर्जा प्राप्त है। इसके निर्णय अंतिम होते हैं और सभी पक्षकारों पर जो होता है वह बाध्यकारी होते हैं। इसके निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो मध्यस्थता संबंधी जो मामले का निर्णय किया जाता है उसको जो है 90 दिन तक किसी सक्षम न्यायालय में जो है वह चुनौती दी जा सकती है। परंतु यदि लोक अदालत द्वारा यदि कोई निर्णय दिया गया तो उससे किसी भी न्यायालय में जो है वह चुनौती नहीं दी जा सकती और वह सभी पक्षों के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। तो इस प्रकार एडीआरएम को हमने देखा लोक अदालत के तहत, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है एक आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आज का हम देखते हैं वह है मॉडल जेल अधिनियम 2023, मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, जो कि प्रीवियस ईयर 2023 पीटी का हमारा प्रश्न भी एक था प्रिजन पर, जेल पर। तो उसके संबंध में देखते हैं। तो अधिनियम बन चुका है। तो केंद्र सरकार द्वारा विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम 2023 जो है वह तैयार किया गया है। यह आज़ादी के पहले जो जेल अधिनियम जो 1894 था उसका जो है स्थान लेगा। कौन? मॉडल जेल अधिनियम। तो मॉडल जेल अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन कौन से उपबंध शामिल है, तो उसको हम देखते हैं। तो अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना। तो पहला बिंदु था अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना। तो कैदियों को पैरोल व फार्लो पर रिहा करने तथा सजा में कमी करने के लिए जो है वह प्रावधान किए गए हैं। पैरोल क्या होता है? तो पैरोल किसी कैदी को जो है वह सशर्त रिहा जो है करने की एक प्रणाली है। इसमें एक निश्चित समयावधि के लिए सजा को निलंबित जो है वह किया जाता है। और लंबी अवधि के कारावास के मामले में कैदी को फार्लो पर रिहा किया जाता है। किसी कैदी को दी गई फार्लो की जो अवधि है
उसकी सजा की कमी यानी परिहार के रूप में जो है वह जाना जाता है। इसके अलावा जमानत क्या होता है, तो जमानत का आशय किसी आपराधिक मामले में जो है वह अभियुक्त को की जो है वह क्या होती है, अस्थायी रिहाई होती है। जमानत उस अवधि के लिए दी जाती है जब तक मामला कोर्ट में लंबित हो अथवा निर्णय को ऊपरी अदालत में जो है वह चुनौती दी गई हो। इसके अतिरिक्त एक निश्चित धनराशि जो कि मामले के अनुसार न्यायालय में जो है वह जमा करनी होती है, किसके लिए, जो जमानत के लिए। तो जमानत, फार्लो और पैरोल में हमने जो है डिफरेंस समझा, जो कि हमारी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की प्रकृति के प्रश्न बहुत ज़्यादा यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में आते हैं। तो पैरोल, फार्लो और जमानत को हमने समझा। इसके अलावा जो कि ये सब जो बिंदु हैं, यह जो मॉडल जेल एक्ट है बना है, इसमें दर्शाए गए हैं। तो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु इस एक्ट में क्या है कि सुधार और पुनर्वास कार्यक्रम जो करना, यानी कि सुधार और उनका जो कैदी है उनका सुधार और पुनर्वास जो है वह करना। तो कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में जो है वो परिवर्तन लाना, यानी कि जो कॉलेजियल औपनिवेशिक माइंडसेट के जो एक्ट अभी तक काम कर रहे थे, तो इसलिए उनको इसीलिए बदला जा रहा है ताकि जो है वह कैदियों के प्रति उनका दृष्टिकोण जो है वह बदला जा सके और उनमें सुधार और जो उनका रिहैबिलिटेशन है वह पूर्ण कराया जा सके। इसके अतिरिक्त कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उनका जो है वह कौशल विकास करना। तो कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना इसका जो है वह उद्देश्य होगा। इसके अलावा बेहतर रक्षा और सुरक्षा के लिए तो महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदी हैं उनके लिए अलग जेल की जो है वह व्यवस्था का प्रावधान किया गया है इस मॉडल जेल एक्ट में। और जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी के जो है उपयोग का भी प्रावधान किया गया है। इसमें उच्च सुरक्षा वाली जेलों की स्थापना करना भी शामिल है। तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान है और कुछ क्या अन्य उपाय भी हैं, तो उसको देखते हैं। तो खुली और अर्ध खुली जेलों के लिए प्रावधान किए गए हैं। अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों की सुनवाई के लिए जो है प्रावधान उसमें इस मॉडल जेल एक्ट में किए गए हैं। इसके अलावा जेल अधिनियम 1894 का जो था उसके साथ साथ जेल कानून 1900 और बंदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 की भी जो है वह समीक्षा इसमें की गई है। इनके प्रासंगिक जो प्रावधान को है वह मॉडल अधिनियम में, जो यह मॉडल जेल अधिनियम बना है उसमें शामिल किया गया है। और यह जो जेल सुधार कुछ समितियां गठित की गई थी, तो उसमें महत्वपूर्ण जो प्रीलिम्स की दृष्टि से है, तो उसमें सर अलेक्जेंडर कार्डियो समिति जो 1919 और 20 में थी, और इसके अलावा मुल्ला समिति 1980 से 83 के बीच में थी। तो यह कुछ जेल सुधार समितियां हैं। इसके अलावा जो जेल अधिनियम 1894 था उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो पहला बिंदु है 1894 का जो जेल अधिनियम था भारत की जेलों के प्रबंधन और उसके प्रशासन से संबंधित क्या था, पहला कानून था। यह जो कानून था, अगला बिंदु देखते हैं कि 1836 में लॉर्ड मैकाले द्वारा जेल अनुशासन समिति का जो है वह गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही इस कानून को पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार जेल या कारागार वह स्थान है जिसका उपयोग कैदियों को अस्थायी या अस्थायी रूप में कैद करने के लिए किया जाता है। इस परिभाषा में पुलिस कस्टडी यानी जो पुलिस थाने और सहायक जेलों को जो है वह शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त इसमें कैदियों के लिए रोजगार, उनके स्वास्थ्य और उनसे मिलने हेतु आने वाले लोगों से जुड़े प्रावधान भी किए गए थे। जेल से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के कुछ उपाय हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची में जो जेल है उनसे निरुद्ध व्यक्ति यानी कैदी अनुसूची 2 में प्रविष्टि 4 के तहत राज्य सूची का विषय है। यानी कि जो जेल है उसमें जो निरुद्ध व्यक्ति या कैदी हैं वह जो है राज्य सूची का विषय है। जेलों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बिंदु है। इसके अलावा अनुच्छेद 39A इसमें जो अभियुक्त हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख है। और क्या कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है, तो इसमें कैदियों का प्रत्यावर्तन अधिनियम 2003 और आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 आदि भी जेल से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय में हैं, जो कि सरकार द्वारा
जो है कुछ स्टेप उठाए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ निर्णय हैं कैदियों के अधिकारों से संबंधित, तो उसको भी देखते हैं। तो मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 1977 का यह मामला है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों की स्थापना और जेलों में बंद कैदियों के इलाज के जो है वह को उनकी जो महत्व है उसको मजबूती से उनका समर्थन किया था इस मामले में। इसके अलावा प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि व्यक्ति के हाथ पैर को जो है वह बेड़ी यानी जंजीर से बांधने की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्यवाद, तो इसमें जो है वह यह केस जेलों में बंद महिला कैदियों के साथ साथ जो साथ है वह होने वाली हिंसा या हिरासत में हिंसा से संबंधित है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो मामले हैं वह भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार जो मॉडल जेल एक्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कॉलोनियल माइंडसेट का जो हमारा 1894 का एक्ट था उसको स्थानांतरित करेगा। तो इस प्रकार जो है यह चैप्टर जो है हमारा उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो टॉपिक थे वह खत्म होते हैं। इस अब चैप्टर में कुछ जो है वह छोटे जो महत्वपूर्ण सुर्खियां थी वह है जैसे कि 142 जो अनुच्छेद हो गया, तो उससे संबंधित क्या है। तो यह जो 142 है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वह अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपत्ति के तलाक को सीधे जो है मंजूरी दे सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यदि पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि वह सुलह होने की संभावना नहीं बची है, तब जो है वह हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के तहत निर्धारित अवधि की जो प्रतीक्षा है उसके किए बिना सीधे तलाक को मंजूरी दे सकते हैं। यानी कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है इसमें कुछ समय सीमा निर्धारित की जाती है कि इतने दिनों तक इंतजार किया जाएगा कि शायद जो है उनमें सुलह हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत यह कहा कि सीधे निर्णय लेकर उनकी तलाक को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा कुछ 142 से संबंधित क्या कुछ निर्णय है, तो इसमें प्रेमचंद गर्गवाद जो 1962 का है, तो इसमें जो है कहा गया कि अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के प्रयोग के लिए जो है वह कुछ सीमाएं निर्धारित की गई थी। इसके अलावा यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघवाद में 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो है वह जो अनुच्छेद 142 के व्यापक दायरे का उल्लेख करते हुए पीड़ित के लिए मुआवजे देने का जो है आदेश दिया था। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद में जो है 142 के तहत प्रदत्त शक्तियां पूरक के रूप में है। इन शक्तियों को जो है वह मूल कानून को बदलने या उस पर प्रभावी होने के लिए जो है वो उपयोग नहीं की जा सकती। तो बेसिकली जो यह आर्टिकल है वह जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जुरिडिक्शन से, उसकी अधिकारिता से संबंधित है। तो इस प्रकार यह 142 जो चर्चा का विषय रहा उसको हमने देखा। इसमें कुछ और दो बिंदु है, तो इसमें है कि अनुच्छेद 142 ने सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया है कि वह दो पक्षों के बीच ऐसी स्थिति में पूर्ण न्याय करे जहां कभी कभी कानून या विधान कोई समाधान नहीं दे सकता। यानी कि कोई कानून या विधान नहीं होने स्थिति में पूर्ण न्याय के लिए जो है यह इस एक्ट का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियां अपनी प्रकृति में जो है क्या है व्यापक है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों के तहत इसके जो दायरे हैं और सीमा है जो इसकी 142 की उसको जो है वह परिभाषित करने की कोशिश की है। तो इस प्रकार 142 से संबंधित कुछ प्रावधान थे तो इन्हें हमने देखा। इसके अलावा कुछ और बिंदु थे जैसे वचन विघटन का सिद्धांत और यह सब कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जिन्हें आप रीडिंग के दौरान पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने लायक। और नार्को जो एनालिसिस टेस्ट है उससे संबंधित है। और न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से अलग होना, यानी कि जैसे कोई मामला चल रहा है तो न्यायाधीश क्या उससे अलग हो सकते हैं, तो उससे संबंध में मामलों की सुनवाई से अलग होने से संबंधित दो तरीके हैं। एक तो स्वतः है जहां एक न्यायाधीश स्वयं मामले की सुनवाई से बाहर हो जाता है, और जब कोई पक्षकार किसी मामले में न्यायाधीश के पक्षपाती होने या उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत जो है वह हित को महत्व देने की संभावना जताते हुए उस सुनवाई से अलग
करने की जो है वह आज याचिका देता है। तो कुल यह 2 प्रकार है जिसके माध्यम से कोई जो न्यायाधीश है वह सुनवाई से अलग हो सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली जो है वह तो इससे संबंधित है। तो यह जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली है भारतीय विधिक प्रणाली में वकील अधिवक्ता की एक जो है अलग श्रेणी है। वे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत होते हैं और उनमें ही वादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही अधिकृत जो है उनमें से ही किया जाता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली होती है उनमें जो पंजीकृत वकील या अधिवक्ता होंगे उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट में वादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इजाजत दी जाएगी। अधिवक्ता अधिनियम के तहत जो है 2 प्रकार के अधिवक्ताओं का प्रावधान किया गया है जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो है अनुच्छेद 145 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शीर्ष न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उसका जो है वह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि परीक्षा में पूछ सकता है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना यह भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा नारी अदालत ये सब एडीआर से संबंधित हैं। और न्याय विकास पोर्टल, जस्टिस लॉ, इस प्रकार के कुछ शब्दावलियां हैं, टर्म्स हैं। न्यायपालिका प्रौद्योगिकी और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है 3रा संस्करण प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट को जो है वह जो टाटा ट्रस्ट है उसने जारी किया गया है। तो इसमें जो है वह इसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष विधि और सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे कई नागरिक समाज संगठनों के जो है वह प्रतिनिधियों के जो है सहयोगी द्वारा जारी किया गया है टाटा ट्रस्ट के सहयोग से। और यह रिपोर्ट जो है प्रत्येक राज्य में प्रमुख न्याय वितरण तंत्रों जैसे कि न्यायपालिका, पुलिस, जेल, विधिक सहायता की जो है वह क्षमता बनाने में उनकी प्रगति का आकलन करती है और उन्हें जो है वह रैंक देती है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो इस प्रकार से हमारा यह जो पूरा टॉपिक है वह आज यह समाप्त हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह होगा हमारे अगले टॉपिक यानी कि इलेक्शन से। तो इस प्रकार जो है अब आज का हमारा जो क्लास होगा वो यहीं तक। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्शन में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और जो पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी देखिए। यदि वीडियो पसंद आया है तो जो वीडियो को है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।